Hello, everyone. Welcome to my podcast. I'm very happy and excited today because we have a very special guest on our show. A very well known YouTuber who's famous for his travel and food blogs. He has over 2 million subscribers over YouTube and Instagram platform and a face behind a very famous and popular YouTube channel, Visa to Explore. Now, without wasting much of your time, let's welcome Mr. Harish Pali on the podcast. Hi, Harishji. Welcome to my podcast. हेलो जी। हेलो जी, थैंक यू सो मच। So, Harishji, just wanted to know what has inspired you to start this beautiful journey. देखो, हाँ, देखो मेरे को अभी ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। अ, अब इस 9 साल की जर्नी की शुरुआत हुई थी एक्चुअली में 2016 एंड में। तो तब मैंने सोचा था ऐसा मैं कुछ करूँगा और उससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 1-2 वेंचर ट्राई किए थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहे थे। और फिर मैंने 2017 जैन में फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया जो मेरी फैमिली के साथ विज़िट था। हम लोग मसूरी गए थे और उसके बाद से तो कंटिन्यूअसली आई एम डूइंग इट। वो अलग बात है, सारी कहानी के अंदर बड़े-बड़े फेजेज़ आ रहे थे, अप्स एंड डाउन्स जैसे हर किसी की यूट्यूब जर्नी होता है। लेकिन अगर इंस्पिरेशन की बा क्योंकि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली इंस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, तो शायद उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे ना घूमना हमेशा पसंद रहा है। तो ये बात अलग है कि मैंने जब शुरुआत करी थी तो एज़ अ फूड व्लॉगर करी थी, एज़ अ ट्रैवल व्लॉगर मैं बाद में कन्वर्ट हो गया, या ऐसा कह सकते हो कि मैंने ट्रैवलिंग के वीडियोस ज़्यादा बनाने स्टार्ट कर दिए और आज की डेट में फूड एलिमेंट थोड़ा-सा कम हो गया है पहले के मुकाबले में। तो इंस्पिरेशन बस यही था, इंटरेस्ट। Wow, very inspiring. Because बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में ला पाते हैं. आपके केस में आप इसको अपने प्रोफेशन में भी लेकर आए और राइट नाउ आप उसको बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी एडमायरेबल. आई वॉन्टेड टू नो वन थिंग हियर फ्रॉम डे वन जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी और राइट नाउ जहाँ पर अभी आप इस जर्नी में हैं उस दौरान क्या आपने चेंजेस देखे हैं और क्या चैलेंजेस आपने उसमें फेस किए. देखो, जब स्टार्ट किया था ना, तो हर छोटी-छोटी चीज़ें आप खुद करते हो और कभी सिंपल-सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आती कैसे करनी है। अब जब फिर आप धीरे-धीरे ग्रो कर जाते हो, चीज़ें समझ आने लगती हैं और दूसरी बात है कि आपको कोई अगर हेल्प भी चाहिए तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करते हो, वहाँ पर लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कह सकते हो कि जो इनिशियल फेज़ था पहले 3 साल का, वो तो बहुत ज़्यादा टफ था। और सही मायने में जब वो टफ फेज़ से आप गुज़रते हो तो आप सीखते भी तभी हो। और मुझे लगता है हम लोग ना लेथार्जिक हो जाते हैं जब चीज़ें आगे कर लेते हैं, बिकॉज़ आपको फिर आप सिर्फ़ उन चीज़ों पे ध्यान देते हो जो थोड़ी-सी मतलब पुरानी चीज़ें जिनकी वज़ह से आपने बहुत ज़्यादा सीखा था, वो चीज़ें फिर आप धीरे-धीरे कम कर देते हो। ये सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल के अंदर एक आंसर ये भी छिपा हुआ है कि आगे चलकर मेरे को कुछ चीज़ें बीच-बीच में खुद से भी करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एडिटिंग पूरी तरह से छोड़ दी। तो खुद करने से क्या है ना, आप हैंड्स ऑन रहते हो। अब मेरे को वीडियो शूट करना बिल्कुल आता ही नहीं है। ये भी करना चाहिए ना, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो पहले मेरी लाइफ़ के पार्ट थी और आज की डेट में वो नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने बताया. यही एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था इसके पार्ट. आपका डेली रूटीन लाइक हाउ यू प्लान इट, क्या आप इसके पीछे रिसर्च करते हो एंड देन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड जब आप इस चीज को पब्लिश करते हो, पोस्ट करते हो ऑन अ यूट्यूब चैनल, वो जर्नी, वो फेज आपका डेली रूटीन कैसा रहता है. देखो, पहली बात है, मैं पूरे साल के अंदर ट्रैवल करता हूँ अप्रॉक्सिमेटली 100 डेज़, ठीक है? तो अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरा प्लान है मैं ज़ांस्कर का ट्रिप करूँ। अब मैं 1-2 दिनों के अंदर कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगा कि ज़ांस्कर को लेके अगर कोई किसी के इनपुट्स हैं, तो अपने इनपुट्स आप शेयर करो। तो लोग इनपुट शेयर करेंगे, पैरेलल में मैं अपनी रिसर्च करूँगा, फिर जिनके इनपुट्स होंगे उनके बेसिस पे मैं उस रिसर्च को एक्सपैंड करूँगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेवल। सेकंड होता है, जिस ड्राइवर के साथ मैं जर्नी करने वाला हूँ, उस ड्राइवर से बात करके अपनी आइटनरी शेयर करूँगा, फिर ड्राइवर के इनपुट लूँगा। तो ड्राइवर की स्काउटिंग मेरे लिए बहुत रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा ड्राइवर आपकी जर्नी को मेक एंड ब्रेक दोनों कर सकता है। तो येस, बट सब्सक्राइबर्स के जो इनपुट्स हैं वो एक बिग टिकट है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट हरीश जी.
आपका, मैं रेवेन्यू साइड पे तो नहीं जाऊंगा, बट एक्सपेंस साइड पे आपका लाइक पर डे का कॉस्टिंग, एंड सो दैट इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन यूट्यूब चैनल, so he'll get an देखो, idea कि हाँ, yes, yeah. नहीं, आपका क्वेश्चन अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन चक्कर पता है क्या है? अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है और हमारे फिगर्स को बेंचमार्क लेके देगा, तो वो बेंचमार्क ही गलत है। मतलब वो ऑलरेडी राइज हुआ हुआ बेंचमार्क है। तो मुझे लगता है वो सही बेंचमार्क नहीं है। बट यस, अगर मुझे पूछोगे, हम जैसे टोटल 4 लोग ट्रैवल करते हैं, मैं प्लस 3 मेंबर्स में हमारे साथ होते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग बीटीएस चैनल हरीश बाली ट्रैवल्स पे शो करते हैं। तो ऑब्वियस है, दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनकी फीस, साथ में होटल, खाना पीना, ट्रैवलिंग, टू एंड फ्रो। जनरली अब बाहर जाते हैं तो हम लोग बाय एयर ही जाना पसंद करते हैं समय बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। और अगर मैं फिगर में पुट अप करूं, तो ऐसा मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 25,000 से 30,000 के बीच में पर डे। Cool, got it. एक सर इसमें आपको, जैसे कि आपने पूरा इंडिया इस टाइम पे घूम लिया है, ऑलमोस्ट एक जगह को 2 या 3 बार भी आप अपने शो में कवर कर चुके होंगे, तो नहीं, अगर आप, दो तीन बार तो नहीं किया, ज्यादा जगह नहीं है। हाँ, फिर भी चलो, आपकी बात ठीक है। यस, तो इन दैट केस हाउ विल यू डिस्क्राइब इंडिया आपके टर्म्स में, एज अ व्लॉगर, एज अ इंडिविजुअल, हाउ विल यू डिस्क्राइब इंडिया इन टर्म्स ऑफ, या मुझे लगता है ओवर टू जैसे सब लोग जानते हैं कंट्री को एज अ कंट्री विद लोड्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो रियलिटी तो यही है। लेकिन एक होता है ना, कहीं हम बुक्स में पढ़ना और सेकंड उस चीज को जाके एक्सपीरियंस करना, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब थियोरेटिकली स्पीकिंग तो हम ऐसा बोलते हैं कि 100-200 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी कैसा है ना, कंट्री इन अ कंट्री वाला फॉर्मेट है। देयर सो मेनी कंट्रीज विद इन दिस कंट्री। बाय दैट आई मीन कि इतने सारे स्टेट्स हैं, हर किसी का अपने अपने नॉट ओनली स्टेट्स बट विद इन दैट स्टेट ऑल्सो रीजनल डाइवर्सिटीज बहुत सारी हैं। तो अगर आप इस तरीके से ट्रैवल करो कि कैमरा आपके हाथ में है और फटाफट अपना एजेंडा पूरा किया और चल दिए, मतलब आपने फोटोग्राफ्स वगैरह ली और चल दिए, तो वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो मुझे लगता है जो मेन महसूस करने वाली चीज़ है ना, वो है वहाँ की लाइफ के बारे में समझना। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो हर स्टेट की अपनी स्टोरी है। या फॉर दैट मैटर, अगर हिमाचल जैसे हम दिल्ली से हैं, तो हिमाचल तो हम लोग बहुत बार जाते रहते हैं। तो हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ की अपनी स्टोरीज हैं, रीजन बाय रीजन। एग्जाम्पल के तौर पे यू अंडरस्टैंड ना, शिमला शिमला जैसी जगह जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है, लेकिन वहाँ पर अगर आप सिटी से बाहर निकल कर थोड़ी बात करोगे तो डाइवर्सिटी महसूस होती है। यहाँ के लोग कैसे मैनेज करते हैं। अब स्मॉल लिटिल थिंग्स लाइक कि बारिश हो रही है 15 दिनों से, तो कपड़े कैसे सुखाते होंगे। बहुत बार इस तरह की चीज़ें ना हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जानने की कोशिश करते हो तो पता लगता है ना उनकी उनका जीवन कैसा है। एंड आई थिंक ये बेस्ट पार्ट भी है आपके ट्रैवल ब्लॉगिंग का, यू एक्सप्लोर मोर, यू नो मोर। हाँ, कोशिश रहती है हमारी। और ग्रेजुअली आपके नए जो ब्लॉग्स हैं उसमें आपने इंटरनेशनली भी कवर करना चालू किए, तो इंडिया की व्लॉगिंग के कंपैरिजन में, इफ यू कंपेयर ओवरसीज, हाउ एग्जैक्टली इज द डिफरेंट, और देखो, उसके अगर अपने चैलेंजेस होंगे। यस। व्लॉगिंग के से पॉइंट से बात करोगे तो डेफिनेटली अपने आप कंफर्ट एरिया से बाहर आ गए। ठीक है, तो कंफर्ट एरिया से कभी भी कोई बाहर आता है तो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, आपको सफ़र करने में ज़्यादा समय भी लगता है, क्योंकि आप चीज़ें समझ रहे हो ना पहले तो क्योंकि आप कंफर्ट एरिया से बाहर चले गए। अब ये नहीं बोलूँगा कि पूरा इंडिया हमारा कंफर्ट एरिया है, क्योंकि जैसे कहीं जाते हैं और लैंग्वेज का चैलेंज हो जाता है, तो वो हम भी अ, अनकंफर्टेबल डोमेन में आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हमारी भाषा नहीं समझ रहा। डाइवर्सिटी की मैंने बात बोली ना, तो ऐसे में बहुत बार मैनेज करना पड़ता है। अब सवाल है कि बाहर जाने से ना बहुत सारी लर्निंग भी इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं तो इंडिया के बाहर 2 ही जगह गया हूँ, बाली गया और मैं वियतनाम गया। अब जब मैं बाली गया तो वहाँ पर जो हमें पर्सन लेने के लिए आया ड्राइवर, उसने पहले ही मुझे आधे घंटे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। जैसे कि मेरा नाम ऐसा है कि मतलब अभी मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन जस्ट टू टेल यू, हरीश बाली। तो मेरे बेटे का नाम होगा हमारे यहाँ सरनेम चलता है ना,
तो वहां पर देर आर फ्यू नेम्स विच आर वेरी कॉमन। जैसे अब हमारे यहाँ पे सरनेम्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप 100 लोगों के बीच में अपना सरनेम बोलोगे तो 100 में से 5 मिल जाएंगे। तो वहां पर क्या है, अगर आप 100 लोगों के बीच में अपना नाम बताओगे, तो वहां क्या ट्रेंड चलता है, फर्स्ट सन का जो नाम है ये होगा, फैमिली, हर फैमिली के अंदर सेकंड सेकंड बेटे का नाम ये होगा, थर्ड का ये। तो अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और तो मान लो तो सिमिलर नेम्स वाले लोग हर 100 लोगों की गैदरिंग में आपको 25 लोग मिल जाएंगे। अब ये सारी चीजों को समझना और अप्रिशिएट करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, नजर भी रखनी पड़ती है कि मेरे मेरे को क्या चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, और मजा भी आता है। तो ये सारी चीजें मैंने देखा। वियतनाम गया तो हमने वहां पे साफ सफाई देखी, वहां के लोग देखे कितने फ्रेंडली, तो वर्ड नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन मोमेंट यू गो अप्रोच देम फॉर समथिंग एंड दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। बड़े मतलब जेन्युइन किस्म के लोग हैं। अ, अब यूएस वॉर के साथ बड़ा उन्होंने समय लगाया है, तो आज की डेट में ना बड़ा वहां जाके बियॉन्ड योर टूरिज्म अगर आप चीजों को लुक बैक करते हो तो बड़ा मजा आता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक कुछ ऐसा था कि मैं बीच में ही जंप करने वाला था, जस्ट टू नो कि वहाँ के लोग फ्रेंडली नेचर वगैरह, बट देन यू ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट थिंग। आपका जो व्लॉग मैं स्पेशली देखता हूँ, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ योर शो। तो जब मैं देखता हूँ एक एपिसोड में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार देखता हूँ, एंड आई पर्सनली फील द वे यू एक्सप्लेन इट, दैट्स वेरी सिंपल। उस सिंप्लिसिटी की वजह से आई थिंक इट्स योर यूएसपी। बट व्हाट यू पर्सनली थिंक इज द थिंग दैट वर्कड इन योर फेवर? आपको क्या लगता है आपकी यूएसपी? मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे फिल्म्स वगैरह में हम जानते हैं कि जो रोल है सामने, वो रोल के हिसाब से बिहेवियर है, चाहे वो एक्टर है या विलन है, एक्ट्रेस है, कोई भी है ना। तो अ, यही चीज काफी हद तक ना यूट्यूब पे भी काफी लोगों के थ्रू लोग देख रहे थे कि यार ये पर्सन ऐसे प्रेजेंट कर रहा है रोल के हिसाब से, क्योंकि आज वो इस रोल में है। तो मुझे लगता है जो कंसिस्टेंसी है कि एक आम आदमी जो ट्रैवल करेगा तो ऐसा करेगा, तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है, पीपल आर एबल टू रिलेट इजीली। यस, दैट इज व्हाट, बिकॉज़ आपकी सिंप्लिसिटी से वी आर एबल टू रिलेट विद यू। या परफेक्ट। इसके अलावा सर, एक मैंने आपका, आप यूट्यूब चैनल पे एक बार लाइव आए थे जहाँ पे आपने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे, सो यू गॉट सम यूट्यूब बटन। आई पर्सनली फील कि आप उस मोमेंट में काफी इमोशनल भी थे। वो अगर आपको याद हो तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द गुड मोमेंट्स यू हैव, सो उसके बारे में हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, किसी भी यूट्यूबर के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी को भी खुशी होती है। तो ऑब्वियस है, मेरे को भी बड़ी खुशी थी कि 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर है। आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने एक लाइव करके भी वीडियो बनाया था। तो लेकिन आपने एक चीज़ शायद नोटिस करी होगी कि मैंने अपने चैनल पे कभी भी ना चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला। जो 90% यूट्यूबर तो बोलते ही हैं, इफ़ नॉट 100%। तो मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी थी कि जिन लोगों ने भी आज चैनल को सब्सक्राइब किया, एंड वी आर लाइक 1 मिलियन दैट टाइम, तो सब लोग अपनी इच्छा से सब्सक्राइब उन्होंने किया। तो आई नेवर आस्क्ड एनीबॉडी और रिक्वेस्टेड एनीबॉडी टू सब्सक्राइब। किसी को पसंद आया तो उन्होंने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया। तो ये बात से हालांकि मैंने लाइव में ऐसा कवर शायद नहीं किया था, लेकिन यू नो दैट मेक्स यू फील हैप्पी। Very interesting point. I think I'll try to keep this as a caption of our podcast because I've never seen somebody किसी ने अपने चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब और, because that comes from within, I understand आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन इस चीज को पूरा कर रहा है, तो required. Again then you were nominated for Creators Award in few categories in 2024. वो शो पे हमारे पीएम भी मौजूद थे। आई थिंक वो मोमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग, और आप उसके बारे में कुछ शेयर करें। देखो, नॉमिनेशन डेफिनेटली थी। 2020 यूट्यूबर्स नॉमिनेट देखो, 2024 में जो टॉप क्रिएटर्स अवार्ड हर कैटेगरी में थे, उसके अंदर नॉमिनेशन डेफिनेटली थी। तो हमको नहीं मिला। हमारी जो ट्रैवल कैटेगरी है उसके अंदर काम्या जानी को मिला।
तो शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। इनफैक्ट मैंने काम्या जानी के काफ़ी सारे वीडियो देखे भी हैं। इनफैक्ट आज भी देखता हूँ कभी बीच-बीच में टाइम लगता है तो। तो ये तो क्या है ना, ऑडियंस जो लोगों ने पोल किया था उस समय उसके बेसिस पे शायद सिलेक्शन नहीं हुई थी, जितना मुझे ध्यान में है। तो उस समय सिलेक्शन हुई थी, जो जजेस हैं उनका वो था पॉइंट। कुछ केसेस के अंदर ऑडियंस पोल के हिसाब से भी हुआ था, बट आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, इट इज नॉट कि किसको अवार्ड मिला। वो मतलब एक जस्ट मुझे लगता है कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि एटलीस्ट यूट्यूबर्स को एज एन एंटिटी रिकॉग्नाइज किया गया, वो भी पीएम लेवल पे। वेरी वही वेल सेड। टूरिज्म करे तो समझ में फिर भी आता है, चलो एक स्टेट टूरिज्म अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने 50 यूट्यूबर को बुला लिया और बोला कि आज हम आपके साथ एक फंक्शन करना चाहते हैं, विच इज गुड। अब काफी स्टेट टूरिज्म कर भी रहे हैं, लेकिन पीएम लेवल पे ऐसा होना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि पीछे मेरे को ना एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं कुछ नेपाल के यूट्यूबर्स को मिला था और उनको पता लगा ये बात, पता तो थी उनको पहले से, तो वो लोग बोल रहे थे यार कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा बिल्कुल अग्री। बात तो और वो एक्सपीरियंस मैंने क्योंकि फोटोग्राफ्स वगैरह आपका देखा तो एक्सपीरियंस तो यही बात है वेरी कि गुड। पीएम को आज तक मैंने कभी सामने से ऐसा देखा नहीं था, और इंसिडेंटली मुझे चांस मिला था, मैं थर्ड रो में शायद बैठा था, मतलब फ्रॉम द स्टेज। तो सामने का मतलब ये नहीं कि 5 मीटर आगे, बिकॉज दिस स्टिल अ डिस्टेंस, बट पॉइंट इज Yeah, अगर आप कंपेयर करो उन लोगों से जो 50th रो में बैठे हैं या 70th में बैठे हैं, तो फिर तो लगेगा ना आप बहुत पास हो। exactly. तो थर्ड रो से आई कुड सीम लाइक आई थिंक 40 मीटर डिस्टेंस, 40 या इससे भी 30 मीटर होगा। सो That is actually experience, yeah. अदरवाइज कहाँ मिलता चांस, देखो अब एक आम आदमी को चांस नहीं मिलेगा ना। करेक्ट, अग्री, बिल्कुल अग्री। एक चीज और है जो कि मुझे लगता है समथिंग न्यू आई एम ऑब्जर्विंग दीस डेज, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब्सक्राइबर मीट, आपका गुजरात में भी आपने सब्सक्राइबर मीट किया, तो उसका पॉइंट, आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, बट उसमें एजेंडा क्या सेट रहता है एंड हाउ इज इट यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, और इज इट ओनली फॉर द सब्सक्राइबर, व्हिच वे इट वर्क्स? पहली बात है, दिस इज नथिंग न्यू। आई एम डूइंग सब्सक्राइबर मीटअप सिंस डे वन ओनली। आई थिंक आई हैव जस्ट रियलाइज्ड इट, सॉरी। आपने नोटिस नहीं किया होगा, जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी तब से मैं सब्सक्राइबर मीटअप कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो फर्स्ट सब्सक्राइबर मीटअप थी वो मैंने आई थिंक दिल्ली में क्रॉट प्लेस में करी थी। सेंट्रल में एक पार्क है, पार्क के अंदर एक नेशनल फ्लैग लग रहा है उसके नीचे। तो वहां पर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि भाई सब्सक्राइबर मीटअप करो, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो ऐसे 2-3 लोग का कमेंट आया तो मुझे लगा कि सही है, इंटरेस्टिंग है। पता तो था कि होता क्या सब्सक्राइबर मीटअप, तो मैंने कहा नेशनल फ्लैग के नीचे मिलते हैं, सेंट्रल पार्क, राजीव चौक। तो जब वहां गए तो एक बंदा आया था, तो उसके साथ मैं 15 मिनट बात करे तो बोला कि सर बड़ा बोरिंग सा लग रहा है आपके साथ। मैंने बोला बोरिंग क्यों लग रहा है? तो बोला कि मुझे ना बड़ा दुख हो रहा है। तो मैंने देखा था 3 लोगों ने कमेंट किया था आई विल कम, लेकिन ये आए नहीं, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है आपके लिए। तो मैंने बोला भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो मुझे बुरा लगना चाहिए, तुम्हारे को बुरा क्यों लग रहा है? तो एनीवेज वो इंसिडेंट थोड़ा सा मतलब लाइटर साइड मैंने बताया, इंटेंशन बताने की नहीं थी। इंटेंशन ये थी कि वो मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर मीटअप थी। उसके बाद से मैं करते जा रहा हूँ, और कहीं भी जाता हूँ मैं मैसेज करता हूँ, और चाहे मैं शिमला जाता हूँ वहाँ भी मैसेज कर देता हूँ, किसी कॉफ़ी शॉप में रख लेता हूँ। अभी मतलब हर तरफ, इनफैक्ट रिसेंट में गुजरात गया था, मेरे को लग रहा था मैंने वडोदरा से जर्नी की शुरुआत नहीं करनी, मेरे को जाबूगोड़ा से करनी है, तो इसलिए मैंने वडोदरा में पहले ही सब्सक्राइबर मीटअप कर ली। सूरत गया तो सूरत में मैंने सब्सक्राइबर मीटअप रखी, और वो भी कोशिश करी कि शाम को ही रखूं, जिससे कि बिकॉज अगर मॉर्निंग में रख लूंगा तो काफ़ी लोग जॉब की वजह से आ भी नहीं पाएंगे ना। तो मैंने शाम को 8-8:15 का टाइम रख दिया था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अब सवाल आपका ये है कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है? सच बताऊं तो फ़ायदा और नुकसान तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। सिर्फ मैं ये सोचता हूँ मुझे अच्छा क्या लगता है। अब मुझे अगर सब्सक्राइबर्स को बात करके अच्छा लगता है तो दैट्स इट। मतलब अगर मुझे कोई मिल भी जाता है ट्रैवल करते समय, कोई सब्सक्राइबर मिल गया और 5-7 मिनट बातें कर ली, तो उसमें मेरे को अच्छा लगता है। मतलब आई थिंक दैट्स द ओनली आंसर आई वांट टू गिव। अब फ़ायदा और नुकसान तक तो मैंने कभी सोचा नहीं है। एजेंडा की अगर बात पूछोगे तो एजेंडा डेफ़िनेटली उनके साथ बात करना होता है। ग्रुप में 10, 20, 50 लोग होते हैं, तो आई जनरली स्टार्ट्स ऑफ विद सम स्टोरीज़ रिलेटेड टू द रीसेंट जर्नी। दैट इज़ हाउ आई स्टार्ट। जैसे अब मान लो मैं गुजरात में अगर सब्सक्राइबर मीटअप कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कर्नाटका की स्टोरीज़ की बात करूँगा कि कर्नाटका में मैसूर गया था, वहाँ मैंने वो चीज़ें देखी जो आपने
शायद पहले आपके एक्सपीरियंस में नहीं होंगी। तो ऐसा थोड़ा जस्ट टू ब्रेक दैट आइस। उसके बाद आधा घंटा ही दो, मेरे पास स्टोरीज का तो भंडार है, तो मैं बहुत सारी स्टोरीज करता रहता हूँ, कभी नागालैंड की तो कभी कुछ। फिर मेरे को अगर लगता है कि आधे घंटे बाद कि अभी ना ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है और मुझे अब इनसे पूछना चाहिए इनके माइंड में क्या, तो फिर देन आई आस्क देम कि भाई आप लोग वीडियो देखते हो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहा हो कभी वीडियो देखते समय, तो आप वो क्वेश्चन पूछो। तो मैं कभी भी जल्दी में नहीं होता मीटअप को जल्दी वाइंड अप करने के लिए। वाइल आई ऑलवेज से कि हम 2 घंटे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी हो जाए तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। वो अलग बात है कि आज की डेट में सबके पास लिमिटेड टाइम है, तो हम तो लोगों को होता है कि हम घर में 2 घंटा का बोल के आए। बट आई एम मोस्टली एक बार मीटअप कर रहा हूँ तो फिर इतना मेरे को हाई तो टाइम की नहीं रहती। तो फिर लोग इंडिविजुअली सवाल पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि कभी कभी किसी को कहीं जर्नी करनी हो तो उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि हम इस स्टेट में जाना चाह रहे हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर सम रेफरेंस हियर एंड देयर। आई थिंक मेरा आंसर आपने दे दिया सर। आपको इसमें मिलता क्या है, दैट इज कनेक्शन। यू बिल्ड कनेक्शन देयर, और जो जो आपको अच्छा लगता है एज अ प्लस एट द पर्सनल सेम, लेवल, व्हिच हाँ, इज वेरी गुड। प्लस एट द सेम टाइम एक मुझे फायदा भी होता है, मतलब क्योंकि आपने फायदे की से सवाल पूछा था। अब जैसे मान लो मैं गुजरात जा रहा हूँ तो मैं वडोदरा में सब्सक्राइबर मीटअप कर रहा हूँ और मेरी जर्नी की शुरुआत है, तो मैं वहां पर जब ये उनको बताता हूँ कि मैं डांग जाऊंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा, तो वहां बैठे लोग तो उनके लिए तो लोकल है ना वो। लोकल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कि तो उनमें से कोई पर्सन बोलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस है, आप एक काम करो यहाँ पर वन नाइट स्टे जरूर करना, यहाँ पर ये चीज मिस मत करना, दैट वे। तो कभी कभी मेरी जो अपनी ऑलरेडी आइटनरी बनी होती है वो वैलिडेट भी हो जाती है इस चक्कर में। वैलिडेट यस, न्यू वेरी फेयर। आ जाते हैं, तो वट एवर आई एम डूइंग इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू सी is happens because of lot of inputs coming from subscribers, either through email, comments, or in person wherever I do meetups. But it's a mix of all that. और इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर, जो आप कोई चीज पोस्ट कर देते हो उसको यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम में, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं उसको आप कैसे इंटरेक्ट करते हो? आर यू एबल टू मैनेज देम, रिस्पॉन्ड पर्सनली ईच एंड एवरी कमेंट? और To be honest, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि each and every comment, या but yes, I glance through the comments। उसमें से अगर मुझे लगता है किसी ने मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी बताई है जो मेरे रेडार में नहीं थी, तो मैं वहीं पे एक शॉर्ट नोट डाल देता हूँ एज अ रिप्लाई कि कैन वी कनेक्ट ओवर ईमेल, क्योंकि मैं अगर कर भी दूंगा तो फिर वो जरूरी नहीं ना कि ही विल सी द कमेंट। मेल पे कनेक्शन थोड़ा वन ऑन वन हो जाएगा। करेक्ट है, गुड पॉइंट। हम्म। और अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, कोई यंग यूट्यूबर, उसके लिए आपकी कोई टिप? बिकॉज यू हैव सीन ऑल द फेसेस, तो इसको आप डिटेल में अगर बता सकते हैं, समबडी देख स्टार्टिंग हिज ओन यूट्यूब चैनल। देखो, ज्यादा डिटेल में तो क्या है ना, देयर इज नो एंड टू इट, लेकिन इसको हम ऐसा जोड़ते हैं कि आज की डेट में कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस में अगर आप सोचो कि रातों रात आपके कस्टमर आ जाएंगे आपकी दुकान में, तो वो तो होएगा नहीं ना। यू विल हैव टू गिव इट सम टाइम। अब किराने की अगर दुकान है तो वो पहले तो उसको स्टॉक रखना पड़ेगा, यू नो ऑल दैट बेबी स्टेप्स, सिंपल। तो यूट्यूब में भी ना आपको पहली बात है समय देना पड़ेगा, दूसरा बात है वी शुड नॉट फॉरगेट कंटेंट इज किंग। अब आप वीडियो बना रहे हो, ऑडियंस को पसंद आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, बनाई जा रहे हो, तो उसके करने से फायदा नहीं है ना। आपको कहीं तो पॉज करना पड़ेगा, मे बी आफ्टर एवरी वीडियो और आफ्टर 3 वीडियोस आस्क योर ऑडियंस कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा। एनालिटिक्स देखो आपके वॉच मिनट्स कितने आ रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग वो इस भेड़ चाल में कि रोज आपको एक वीडियो बनाना डालते जा रहे हो। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना तेज भाग रहे हो, मुद्दा ये है कि आप सही चल रहे हो। भागना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। करेक्ट। आपके आंसर में पेशेंस भी था, क्वालिटी कंटेंट भी था, और वेल स्ट्रेटेजिक एंड भेड़ चाल का पार्ट नहीं बनना है, विच इज वेरी गुड। आपका फ्यूचर के प्लान्स को लेके, लाइक किसी के साथ कोलेब्रेशन, इस तरीके से आपका कोई फ्यूचर प्लान अपार्ट फ्रॉम देखो रेगुलर ब्लॉगिंग? हाँ, मैं कोलैबोरेशंस और यूट्यूबर्स के साथ करता नहीं था। मुझे लगता है ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो लोकल यूट्यूबर्स होते हैं उनको डेफिनेटली उस एरिया की ज़्यादा नॉलेज होती है, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, स्पाइस टू नट्स हमारा जो एक वेबसाइट है जिसमें हम स्पाइसेस ला रहे हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन से,
इसको मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ और समय कम होने की वजह से ढंग से कर नहीं पा रहा। तो ये मेरा डेफिनिटली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और अभी भी हमारे पास हैं 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इसमें मैं कम से कम 20-25 प्रोडक्ट्स कर दूँ। मैंने इंस्टाग्राम में आपके कुछ व्लॉग्स जिसमें आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हनी के ऊपर आपने छोटा सा एक वीडियो डाला था एंड आई वांटेड टू आस्क बट आई एम नॉट श्योर वेयर शुड आई आस्क दिस। सो एक्चुअली क्या है ना, ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मैं जब केरला में जाके कहीं पे कुछ शॉपिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर के लिए 200 ग्राम काली मिर्च ली, तो कुछ लोग कमेंट में लिखते थे यार आप 2 किलो ले लेते तो हम भी आपसे उसमें से 200 ग्राम मंगवाते। तो मेरे को लगा कि शुरू में तो ये मैं तो 4-5 साल से कमेंट आते थे, मैं हमेशा इग्नोर कर देता था। इग्नोर मतलब उनको मैं रिप्लाई करता था दैट इज़ नॉट फिजिबल। आप सोचो ना मैं प्रैक्टिकली कहाँ लाके आपको कोरियर करता रहूँगा। एग्जैक्टली फिर मेरे को हाँ, फिर मुझे लगा कि अगर मेरे को स्पाइसेस में मज़ा भी आता है व्हिच इज़ ट्रू, तो व्हाई नॉट ट्राई टू मेक दिस अ स्मॉल स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग। और फिर मैं क्या है ना काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। जैसे हनी में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलावट है मार्केट में। तो मैंने तो ये किया कि 100 केजी जो हनी लिया फर्स्ट लॉट, उसका मैंने लैब टेस्ट करवाने में 20,000 रुपए खर्च कर दिए। तो इसका मतलब फॉर एवरी केजी देयर इज़ अ 200 रुपीज़ प्राइस हाइक। तो मैंने फेसबुक पे एक वीडियो बना के वीडियो बनाया था, बताया था कि अगर मैं 50 किलो लूँगा तो 400 रुपए तो मेरा हनी का कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। बट पॉइंट इज़ एटलीस्ट आई विल हैव ए श्योरिटी कि इसके अंदर मिलावट क्यों नहीं है, क्योंकि 20 पैरामीटर्स पे हमने टेस्टिंग करवा ली। तो मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए गहराई पे उतरता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट स्पाइस एंड नट, एंड आप उसकी क्वालिटी के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक फाइनल रिमार्क के साथ फाइनल क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड वाई? यार मैं जिसके साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ ना, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछते ही हैं कि सबसे फेवरेट कौन सा, और मेरा ना आंसर बड़ा क्लियर है मेरे माइंड में। और समडे आई वांट टू गो टू नॉर्थ सिक्किम अगेन। नॉर्थ सिक्किम मुझे लगता है कि मेरे टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से नंबर 1 है। अमेजिंग है। थैंक यू सो मच हरीश जी फॉर योर टाइम टुडे। नाउ जैसा कि हरीश जी ने बताया, उन्होंने कभी भी अपने चैनल पर आकर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसा कुछ नहीं बोला, बट टुडे ऑन दिस शो आई डू दिस फॉर हरीश जी because he does his work with true honesty, simplicity and dedication. So guys, please do like, share and subscribe his YouTube and Instagram channel. These are to explore. And Harish ji, thank you for being on show again, and thank you viewers for your time. And